अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अच्छा जी, हम पढ़ रहे हैं किताब हिलिया। हिलिया की समरी हम पढ़ रहे हैं। और हमने अपने लास्ट सेशन में जो बात की थी वो बात की थी हमने हमने कुछ एटिकेट्स पढ़े थे फॉर प्रिजर्विंग वंस नॉलेज, कि नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए या नॉलेज को महफूज करने के लिए किन किन मैनर्स का ख्याल रखना ज़रूरी है। इस हवाले से हमने कुछ चीज़ें देखी थी, डिस्कस की थी। और उसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी कि एक्वायरिंग द राइट अंडरस्टैंडिंग, सही फहम जो है उसको एक्वायर करना वो ज़रूरी और नेसेसरी है नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए। जाहिर है एक चीज़ आपको सही तरीके से समझ ही नहीं आई, आप उसकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है बाय एक्टिंग अपॉन इट, जब बंदा किसी चीज़ पर अमल करना शुरू कर देता है तो फिर वो चीज़ इंसान को याद रह जाती है। खास तौर पे वो चीज़ें जो इंसान की आदत का, इंसान की ज़िंदगी का पार्ट बन जाती हैं, जो इंसान की आदत में शामिल हो जाती हैं, इंसान की हैबिट्स के अंदर वो चीज़ शामिल हो जाती है, जिसको इंसान हैबिचुअलाइज कर सकता है ना। और तीसरी चीज़ें ये है कि एक्सप्लेनिंग इट टू अदर्स, क्या मतलब है जब आप किसी को उसको एक्सप्लेन करते हैं या समझाते हैं या सिखाते हैं। ऑब्वियसली व्हेन यू टीच समवन दैट थिंग, तो आपकी अपनी कंप्रीहेंशन उसके लिए नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है। और अपनी कंप्रीहेंशन के बगैर आप सही तरीके से दूसरे को समझा नहीं सकते। फिर हमने ये बात पढ़ी कि अंडरस्टैंडिंग के हवाले से हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। इब्न उथैमीन के बकौल सबसे लोवेस्ट लेवल जो है वो अंडरस्टैंडिंग का वो इल्म है। ऑब्वियसली इल्म एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि इल्म और अंडरस्टैंडिंग को हम जुदा कर सकें। किसी चीज़ का इल्म होने का मतलब ये है कि आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, आप उसको समझते हैं, वरना उसका इल्म नहीं है ना। तो सेकंड लेवल जो है वो फहम है। फहम का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। द थर्ड इज तफक्कुर, contemplation and reflection, and the fourth one is tafaqquh, which means the ability to infer and extrapolate. So when you're able to infer and extrapolate, तो और जब आप उससे रूलिंग्स को डिराइव कर सकते हैं, ये कर पाते हैं, तो तब आपने उसका डीपेस्ट लेवल जो है उसको अप्रोच कर लिया है। आगे हम किताबों के और भी मैनर्स हैं जो मुसन्निफ रहइमहुल्लाह शेख बकर अबू जैद ने जिक्र किए हैं, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। स्ट्रेंथनिंग वंस रिलेशन विद अल्लाह फॉर सीकिंग नॉलेज। अच्छा, ये वैसे हमने ये भी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने खास तौर पे बात की थी कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत होना चाहिए, इंसान को अपनी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी का ख्याल रखना है, खास तौर पे तुल्लाबुल इल्म को, बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द रिलीजन, यू रिप्रेजेंटिंग इस्लाम। और हमें ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से मुसलमानों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। सो खास तौर पे स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है कि जो अपने आप को इल्म के साथ वाबस्ता रखता है या समझता है या डिक्लेयर करता है, तो उसके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने बात की थी होल्डिंग ऑन टू एकेडमिक इंटेग्रिटी, व्हिच इंक्लूड्स टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज एकेडमिक थेफ्ट, उससे बचना। और दूसरी चीज है कंसीलिंग नॉलेज, नॉलेज को छुपाना खास तौर पे। जैसे कि अल्लाह ताला ने अहले किताब के हवाले से क्रिटिसिज्म किया कि वो नॉलेज को छुपाया करते थे जब उनसे सवाल किया जाता था, खास तौर पे जब चीजें उनके खिलाफ जारी होती थी। उसके बाद क्या है जी, इक्विपिंग वन सेल्फ विद द शील्ड आई डू नॉट नो। हाँ, अपने आप के बारे में ये गुमान करना, या फिर अपने बारे में ये गुमान करना कि उसको सब कुछ पता है, तो ये एक बंदे की सबसे बड़ी वीकनेस है। और खास तौर पे जब इंसान नॉलेज के बिल्कुल आगाज में होता है, तब इंसान का बेसिकली यही तरीका होता है और यही इसी चीज का शिकार रहता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान जब नॉलेज की मनाजिल को तय करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसे पता चलता है कि उसको नहीं पता। बाकायदा एक ना मशहूर स्टेटमेंट है, ला तकूनु अबा शिब्रिन। उसका मतलब ये है पूरी स्टेटमेंट का, कि जब इंसान नॉलेज को अगर आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर दो ना, जब इंसान पहले हिस्से को अटेन करता है या अचीव करता है, तो इंसान समझता है उसको सब कुछ पता है। जब इंसान दूसरे हिस्से तक पहुंचता है तो उसको रियलाइज होता है नहीं यार, और भी लोग हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, यानी मैं आई एम नॉट द ओनली वन। और फिर जब इंसान को थर्ड लेवल ऑफ नॉलेज के अंदर जाता है, जो वाकई डीप नॉलेज में जाता है, तो तब इंसान को एहसास होता है यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो जितना जितना इंसान इल्म की मनाजिल को तय करना लगता है,
करता जाता है उतना ही ज्यादा उसको अपनी कमी का एहसास होना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसी तरीके से रिफ्रेनिंग फ्रॉम वेस्टिंग टाइम, developing healthy habits for entertainment such as reading, acquiring the skill of reading correctly with correct pronunciation and linguistic accuracy, benefit benefit from reading long books। ठीक है। आगे जी अदर एटिकेट्स हैं, और वो क्या है? एक्वायरिंग द स्किल ऑफ आस्किंग द गुड क्वेश्चन विच इंक्लूड्स, इसी तरीके से जाहिर है तालिब इल्म है तो अच्छा सवाल सीखना चाहिए, यानी हाउ टू आस्क अ गुड क्वेश्चन, इट्स स्किल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हमारे पास मेजोरिटी लोग जो है दे डोंट नो हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात वो फायदा भी नहीं उठा पाते इवन दो दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। और इसी तरीके से कई दफा ऐसा होता है कि जो बेचारा जिससे सवाल किया जा रहा होता है, जिस उस्ताद से शेख से, उसका भी टाइम जाया करते हैं। और हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जनरली सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा लोग अप्रोच करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए, और वो लंबे, जी मैंने आपसे मिलना है, जी मैंने आपसे मिलना है, मैंने आपको पूरी अपनी बात बतानी है। अच्छा, पूरी बात बताने के बाद आधा पौना घंटा वो लंबी कहानी सुनाते हैं, और आ जाके क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है, फिर ये सवाल होता है कि जी क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मुझे थोड़ा सा दरमियान में ये होता है कि यार मुझे इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताने का क्या मतलब था? आप सिंपल मुझसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ लें। आप मेरा भी टाइम बचाते हैं और अपना भी टाइम बचाते हैं। और फिर उनकी जरूरत क्या होती है कि भाई हमें पूरा प्रॉपर टाइम मिले, आधा पौना घंटा भी आपसे चाहिए, और उसके लिए वो आ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट भी करते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उसका फायदा नहीं होता। तो हमेशा प्रिसाइज, टू द पॉइंट, और जो असल मसला है उसके बारे में सवाल करना ये बहुत जरूरी है। सेकेंड है लिसनिंग केयरफुली, बीइंग अ गुड लिसनर। जिस तरीके से हम बोलना सिखाते हैं, हमें सुनना भी सीखना चाहिए और सुनना भी सिखाना चाहिए। हम में से बहुत से लोगों को बोलना बहुत आता है लेकिन सुनना नहीं आता। तो लिसनिंग जो है, बीइंग अ गुड लिसनर, इट्स अ स्किल। और आपको पता है ये जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दिस इज देयर स्किल मेनली। यानी मेजोरिटी मसले सिर्फ आप अगले को ये बता के या ये दिखा के कि मैं आपकी बात को सुन रहा हूं और समझ रहा हूं, आप मेजोरिटी मसले हल कर लेते हैं। बहुत से लोग इसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं और उनका गम हल्का हो जाता है, उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। तो हैविंग अ गुड लिसनिंग स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू आर इन दिस फील्ड। कॉम्प्रिहेंडिंग द आंसर एक्यूरेटली, जाहिर है जब आपने एक सवाल किया है उस्ताद से, पहले अच्छा सवाल करना है, गुड हो, अच्छा सवाल हो, कम्प्रिहेंसिव हो और रेलिवेंट हो, इरेलीवेंट क्वेश्चन ना हो। दूसरा ये है कि उसके बाद जब सवाल आपने पूछ लिया तो अब आप उसको गौर से सुने भी, आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बाज औकात कुछ लोग जो है ना क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन करते हैं, उनका मकसद होता है आर्ग्यू करना, ठीक है ना? उनका मकसद क्या होता है? आर्ग्यू करना, उनका मकसद सवाल पूछना नहीं होता, इसीलिए वो सही तरह सुनते भी नहीं है। और फिर अगर सुन भी लें तो सही तरीके से उसके आंसर को कंप्रीहेंड नहीं करते, यानी आंसर को, ये जवाब को सही तरीके से समझना ये भी जरूरी है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह तआला ने 6 लेवल्स नॉलेज के जिक्र किए हैं। पहला है जी गुड क्वेश्चन, दूसरा है बीइंग अ गुड लिसनर व्हाइल रिमेनिंग साइलेंट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सॉरी ये टाइपिंग एरर या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को काइंडली इग्नोर कर दीजिएगा, मैंने इसको रिव्यू नहीं की स्लाइड्स को। गुड अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन, टीचिंग टू अदर्स एंड डिस्कसिंग विद ईच अदर विदाउट डिबेटिंग और डिस्प्यूटिंग। तो ये सिक्स्थ है, सॉरी ये लास्ट पॉइंट को जो है ये सिक्स्थ पॉइंट है। तो गुड क्वेश्चन, बीइंग अ गुड लिसनर, गुड अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन, टीचिंग अदर्स, एंड स्पेशली आपस में डिस्कस करना। यानी जो हमारे पास डिस्कशन के फॉरम्स होते हैं जिसमें बैक एंड फोर्थ आप तबादला ख्याल करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं एक चीज को, एक प्रॉब्लम को, बहुत सी चीजें उससे समझ आ जाती हैं। क्योंकि आमतौर पे होता है कि क्लास के अंदर जब बंदा बैठा होता है तो एक ऐसा मोड ऑफ लर्निंग होता है जिसमें इंसान जो है ना सिर्फ इनटेक कर रहा होता है। बाजुकात वो अपनी प्रॉब्लम्स को उस तरीके से, सही तरीके से बयान नहीं कर पा रहा होता, या टाइम नहीं होता, या फिर वो चाहता है, यानी जाहिर डिस्कशन का उस टाइम इस तरह, उस तरह टाइम नहीं होता ना, ज्यादातर जो है वो
जो लेक्चर्स होते हैं उसमें यही प्रॉब्लम होती है इंसान को। लेकिन जब इंसान किसी चीज को डिस्कस करता है बैठ के, और फॉरम कोई ऐसा होता है कि जिसमें ओपन डिस्कशन हो सकती है, तो वहां पे फिर बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आप क्या कर सकते हैं, आप टेबल पे ले आते हैं, और यू ब्रिंग देम ऑन द टेबल एंड देन यू स्टार्ट डिस्कसिंग, और उससे आपको बहुत सी चीजों का फायदा होता है। आखिर में किताब का जो आखिरी सेक्शन है, उसमें मुसन्निफ रहीमहुल्लाह ने कुछ प्रिकॉशंस का जिक्र किया है, कुछ चीजें जिससे तालिब इल्म को अपने आप को बचाना जरूरी है। उसमें सबसे पहली क्या है कि अवॉइड फॉल्स होप्स। लंबी लंबी अल्लाह ताला पर उम्मीदें बांध लेना, बगैर मेहनत करना, बगैर मेहनत किए लंबे लंबे गोल्स बनाना, ये इंसान को सिर्फ स्ट्रेस में डालती है, डिप्रेशन में लेके जाती है। वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई पीपल आर डिप्रेस्ड, और भी बहुत से रीजंस है जिसमें इंसान का अपना कसूर होता है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि आप लंबे लंबे गोल्स बनाते हैं और आप उसके लिए मेहनत नहीं कर पाते, आप उसके लिए इनफ दे नहीं पाते जो आपको उसके लिए देना पड़ता है, ये देना चाहिए। तो इससे फिर क्या होता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। मिसाल के तौर पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोशिश, अभी उनकी कोई प्रॉपर फील्ड है, मेरे साथ बहुत दफा ऐसा हुआ है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, 8-8 घंटे तो उनकी क्लासेस होती हैं, 6-6 7-7 घंटे, उसके बाद 3-4 घंटे उन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। उसके बाद जब वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अब उनका दिल ये भी होता है कि हम दीन भी पढ़ लें और आलिम भी बन जाए। तो भाई ये चीजें जो है ना वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप जो गोल्स बना रहे हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, प्रैग्मेटिक होने चाहिए, और उनकी बेसिस के ऊपर आप क्या फिर क्या करें, ताकि आपको अपने आप से जो है वो डिसअपॉइंटमेंट ना हो। दूसरी चीज क्या है, बीवेयर ऑफ बीइंग अबू शिब्र, ये वही वाली बात है, ला तकूनु अबा शिब्रिन, पर्सन ऑफ स्पैन। शिब्र कहते हैं एक स्पैन को, ये हाथ जो गिट होती है ना इसको स्पैन कहते हैं, शिब्र कहते हैं। यानी जिसे कहते हैं ना, एक गिट, 2 गिट, 3 गिट, जो आपके हाथ जितना एक फासला होता है उसको कहते हैं शिब्र। तो कहते हैं इल्म जो है वो 3 लेवल्स है, 3 शिब्र है, 3 स्पैन है। जब पहला स्पैन इंसान एक्वायर करता है, इंसान समझता है मुझे सब कुछ पता है, किसी को कुछ पता ही नहीं, मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, मुफ्ती हूँ। दूसरे लेवल पे पहुंचता है, उसको एहसास होता है नहीं नहीं और लोगों को भी पता है यार, मैं अकेला मियाँ मिठू नहीं हूँ। और उसके बाद जब इंसान तीसरे लेवल पे पहुंचता है, द थर्ड स्पैन ऑफ नॉलेज को जब वो एक्वायर करता है, तो इंसान को पता होता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। इंसान को उस वक्त पता चलता है कि दुनिया के अंदर कितने कितने मुतबाहिर लोग मौजूद हैं। तो जो बंदा अपने आप को बड़ा समझता है और बड़े बड़े दावे करता है, उसकी सबसे बड़ी बात यह है, इबादत के साथ वो अपने आप को एक कुएं के अंदर बंद करके बैठा है, और वो अपना मुंह मियाँ मिठू बन रहा है ना। बिकमिंग पॉपुलर बिफोर क्वालिफिकेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया की वजह से पॉपुलैरिटी बहुत आसान है। यानी कोई बंदा जिसके पास कैमरा है, अच्छा बोलना जानता है, उसके लिए बहुत ईजी है कि वो पॉपुलैरिटी को एक्वायर कर ले। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने आप को एज अ दाई के तौर पे लेके आ रहे हैं, और आप आपने देखा बहुत से लोग हैं बगैर नॉलेज के, बगैर प्रॉपर टाइम स्पेंड किए हुए, उनकी कोशिश होती है कि कैमरा रखे सामने से दीन की बात करना शुरू कर दें, बगैर किसी क्वालिफिकेशन के, प्रॉपर क्वालिफिकेशन और एकेडमिक एक्सेलेंस के। उससे पहले पॉपुलैरिटी एक्वायर करना इंसान के लिए बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये, देखिए जब इंसान, हमारे उस्ताद मुझे कहा करते थे, मुझे कहते थे, बल्कि अभी भी नसीहत करते हैं, कहते बेटा अब तुम लोग जो है ना बहुत मारूफ हो गए हो, अब तुम बहुत पॉपुलर हो गए हो, अब जो तुम्हारी गलतियां हैं ना, अब उनकी कोई माफी नहीं है। जब इंसान गैर मारूफ होता है, छोटा होता है, स्टूडेंट होता है, सारे कहते हैं चलो बच्चा है, इंसान की गलतियों का लोगों को इतना पता भी नहीं होता, लोगों की एक्सपेक्टेशन वैसे भी लो होती है। लेकिन जब इंसान किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, जब इंसान हर दूसरे बंदे की स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो उस वक्त जब आप बोंगी मारोगे या गलतियां करोगे ना, तो फिर आपकी जो पकड़ है वो भी बड़ी सख्त होगी। तो बगैर किसी मेहनत के, क्वालिफिकेशन के, एकेडमिक एक्सेलेंस के, बगैर पढ़े हुए, बगैर जान मारे हुए, बगैर इल्म का हक अदा किए बगैर, अगर आप ये सारे काम करेंगे, तो अल्लाह माफ करे आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, चीज नुकसानदेह हो सकती है। अगली क्या है, डिट्यूरिएशन ऑफ मैनर्स एंड नॉलेज। बद अखलाकी जो है उससे बचें, जाहिर है इस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है। मेरली पुटिंग पेन टू पेपर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को जिस तरीके से पॉपुलर होने का शौक है, इसी तरीके से बहुत से लोगों को लिखने का बहुत शौक है कि मैं कोई पब्लिश करूं, किताबें पब्लिश करूं, रिसर्च आर्टिकल्स लिखूं। मुझे भी एक जमाने में बहुत शौक था, माजरत के साथ।
जब मैंने नया नया पढ़ के फारिग हुआ तो मेरा दिल था कि मैं बैठ के किताबें पढ़ूं। मैंने बहुत सी किताबों पे काम किए, अल्लाह का शुक्र है कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं मारा, अच्छी चीजें ही प्रोड्यूस हो गई अल्लाह के फजल से। अल्लाह की इताअत थी, अल्लाह की इनायत थी, वरना मेरी क्या औकात थी। तो मुझे अब रियलाइज होता है कि हाँ, बहुत जल्दी लिखना शुरू कर देना, किताबें लिखना शुरू कर देना, ये भी बहुत बड़ी वीकनेस है। क्योंकि किताब जब आप लिखते हो ना, इसका मतलब है आप किसी चीज के एक्सपर्ट हो। बुक पब्लिकेशन या पब्लिशिंग जब आप करते हो, इसका मतलब है आप एक फील्ड के अंदर क्लेम कर रहे हो कि आपके अंदर, आपके पास इसकी एक्सेलेंस मौजूद है। तो उस वक्त जब आप गलतियां करोगे, या अगर आप क्वालिफाइड नहीं होगे, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। डिटर्मिनिंग ड्यूबियस अफेयर, डिटेरिंग ड्यूबियस अफेयर्स, शुबहात से और इस तरीके से इधर उधर की उल्टी सीधी चीजें हैं उनसे अपने आप को बचाना। बिवेयर ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, ये पहले भी बात हो चुकी है इसके बारे में। बिवेयर ऑफ प्री मेच्योर इंटेलेक्चुअलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुसन्निफ रहिमहुल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि बाज़ औक़ात क्या होता है, जब इंसान नया नया सीखता है ना इल्म, अब उसका दिल होता है कि मैं लोगों को बताऊं, हर एक को बताऊं जाके। अब होता ये कि अगर वो किसी गैदरिंग में चला जाता है, तो वहां पे फिर जिस टॉपिक के ऊपर उसने रिसेंटली पढ़ा होता है ना, वो बार बार डिस्कशन उस चीज की तरफ लेके आता है, ताकि वो ये जितला सके कि उसके पास उस चीज की नॉलेज है। तो कई दफा ऐसा होता है कि इस तरह जब इंसान उल्टी सीधी हरकतें करता है, इमेच्योर हरकतें करता है, या प्री मेच्योर या एमेच्योर इंटेलेक्चुअलिटी को एक्सप्रेस करता है, या शो ऑफ करता है, तो इंसान की फिर बहुत ज्यादा बेइज्जती भी होती है। लोगों को पता चल जाता है, खासतौर पे जो जरा सा पढ़ा लिखा बंदा होता है, उसको पता चल जाता है ये क्या हो रहा है। तो इंसान की इज्जत जो है ना, वो कम हो जाती है। तो इस तरह की चीजों से इंसान को बचना चाहिए। ये बताने की ये नेचुरली इंसान, अब ये बड़ी प्रैक्टिकल चीजें, मुझे याद है कि हम में से हर बंदा जो नया नया दीन की तरफ जाता है और खासतौर पे इल्म पढ़ना शुरू करता है, वो इन फेजेस से गुजरता है। बिवेयर ऑफ द न्यू इसराइलियात, न्यू इसराइलियात क्या है जी? मॉडर्न डे की फिलोसफीज है। हमने इसराइलियात के बारे में पढ़ा, तो आजकल की इसराइलियात क्या है? वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वेस्टर्न फिलोसफीज, अननेसेसरी उसके अंदर डेल्व करना, अननेसेसरीली, खासतौर पर अगर आपकी फील्ड नहीं है या आपको जरूरत नहीं है, तो इंसान उन चीजों को सिर्फ क्यूरियोसिटी की बेसिस के ऊपर या किसी तरीके से इन चीजों की बेसिस के ऊपर पीछे पड़े, ये ठीक नहीं है। बिवेयर ऑफ बेजेंटीन डिबेट या बेजेंटाइन डिबेट, ये बेजेंटाइन डिबेट क्या है? बेजेंटाइन डिबेट बेसिकली ऐसी डिबेट को कहते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। असल में बेजेंटीन जो थी एम्पायर, बेजेंटीन एम्पायर के ऊपर क्या हुआ था, एक दफा हमला हुआ। तो उस मौके पर जब उन पर हमला हुआ, तो उस वक्त जो अंदर उनके जो स्कॉलर्स थे, वो आपस में एमलेस चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और हालांकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपके ऊपर हमला होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद उनका ज्यादा रुझान या फोकस किस चीज की तरफ था? फजूलियात वाली डिबेट्स। और आजकल मुसलमानों का भी अल्लाह माफ करे यही हालात है। आप देखें कि उम्मत में किस तरीके से मसाइल चल रहे हैं, और हमारी अभी तक बेसलेस किस्म की डिबेट्स खत्म नहीं हो रही। और ऐसे इश्यूज जो बड़े पेटी इश्यूज हैं, छोटे छोटे, लेकिन उसमें हम आवर्स एंड ये मंथ्स लगा देते हैं, अल्लाह माफ करें। और आखिरी चीज क्या है? अवॉइड सेक्टेरियनिज्म, तफरकाबाजी से बचें। और इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मुकद्दिमा फी उसूल तफसीर के अंदर, कि सेक्टेरियनिज्म तब इंसान के अंदर आता है जब इंसान के अंदर इंटॉलरेंस पैदा होती है। जब तक इंटॉलरेंस नहीं है, तब तक उसको हम सेक्टेरियनिज्म उस तरीके से नहीं कह सकते। तो जी यहाँ पे हमारा इंशाल्लाह ये किताब का ओवरऑल ओवरव्यू खत्म हुआ है। तब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, आप में से किसी ने कोई सवाल करना, कोई चीज़ ऐड करनी है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हमारी ये किताब है जो मैंने आपसे वादा किया था, और वो किताब इंशाल्लाह है अब हमारे पास, इमाम गजाली रहमतुल्लाह की किताब है अय्युहल वलद, इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे। उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और उसका उर्दू टेक्स्ट भी है, इंग्लिश टेक्स्ट भी है, और अरबिक टेक्स्ट भी है। हमारे बच्चों के टाइम कम है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसका उर्दू टेक्स्ट पढ़ें बस। जी सवाल, जी महक, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर क्वेश्चन ये था मेरा कि अभी जिस तरह आप मेंशन किया लिखने के एतबार से या दावा के एतबार से, सर तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें होती क्या है और ये कौन मतलब डिसाइड करता है, मुझे प्लीज बता सकते हैं थोड़ा सा? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हम हाउ डू वी डिसाइड कि एक बंदा क्वालिफाइड है कि नहीं। देखिए, अगर आप सिंपल दुनियावी एतबार से देखें ना, तो बहुत अच्छा हमारे पास बेंचमार्क है एमफिल पीएचडी। एमफिल जो होती है ना, वो बेसिकली एक प्रेपरेशन होती है आपकी रिसर्च की, वहां पे आप लिखना शुरू करते हो। वैसे तो बैचलर्स लेवल के ऊपर भी आपका थीसिस शुरू हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है ना, जब आप रिसर्च करते हो और आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो, कोई एकेडमिक पेपर्स लेके आते हो, और आपसे बाकायदा एक्सपेक्टेशन भी होती है कि आपकी पब्लिकेशंस हो, तो वो आपका एमफिल लेवल होता है।
ठीक है ना, इसको माजिस्टेर कहते हैं अरबी जुबान में। बीएस के बाद जो है वो एमफिल लेवल का जो होता है, वहां पे आपकी एक्चुअल में स्पेशलाइजेशन शुरू होती है। बीएस के अंदर भी स्पेशलाइजेशन एक किस्म की शुरू हो जाती है ऑब्वियसली बीएस में, लेकिन एक्चुअल के अंदर जब आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, जब किसी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करते हो ना, वो आपका एमफिल और पीएचडी लेवल होता है। तो जनरली हमारे पास ये अच्छा बेंचमार्क है कि हम इसको देखें। एक बंदा जब पीएचडी लेवल तक पहुंच गया या एमफिल लेवल तक पहुंच गया, और खास तौर पे ये चीज इंसान अपने असातिज़ा से जरूर पूछे, असातिज़ा से कंसल्ट करे। मैं तो कोशिश यही करता हूँ जब भी मैं किसी टॉपिक पर लिखता हूँ या कहता हूँ, तो मैं असातिज़ा से जरूर डिस्कस करता हूँ, अपने टीचर से। उससे फायदा ये होता है कि असातिज़ा आपको ना इन चेक रखते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, बेहतर भी बताते हैं, और कई दफ़ा आपको डिस्करेज करते हैं, कई दफ़ा आपको इंकरेज भी करते हैं। तो या असातिज़ा से पूछ लिया जाए, या इसी तरीके से कोई इस तरह का बेंचमार्क कर लिया जाए। और आखिर में ये कि इंसान अगर वाकई समझता है अल्लाह से डरते हुए कि वो कोई अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, और उसने उस पर वाकई अच्छी खासी स्टडी की है, और वो क्वालिफाइड है, और आमतौर पे मारूफ उर्फ में भी देख सकता है कि मुझ जैसा बंदा जो मेरी जितनी क्वालिफिकेशन रखता है, क्या वो पब्लिकेशन करता है कि नहीं करता, क्या उसकी बुक्स हैं मौजूद कि नहीं, ऐसे लोगों की पब्लिकेशन होती है कि नहीं होती। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो इंसान कर सकता है। वैसे जनरली ये मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, अल्लाह माफ करे, लेकिन कहने का मतलब है कि अनलेस एंड अनटिल एक बंदे के अंदर प्रॉपर उस बंदे ने प्रॉपर रिसर्च और स्टडी नहीं की, तो उसको अवॉइड करना चाहिए लिखने के लिए। मैंने देखा है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है, और वो अल्लाह माफ करे लिखते भी हैं बड़े मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स पर, और बाद में बहुत अजीबो गरीब ब्लंडर्स भी मारते हैं, और फिर उसके बाद वो दे बिकम लाफिंग स्टॉक। और मतलब कहने का मतलब है कि इंसान को जितना अवॉइड कर सके वो अवॉइड करे। जी, एनिमल एल्स। जी एक सा। सर जब हमने ये इसकी मेथोडोलॉजीज पढ़ी थी ना, उसमें भी हमने ये एक चीज डिस्कस की थी कि हम उसकी बेस को स्ट्रॉन्ग कर लें, और साथ में ये हो कि हमारे पास एविडेंस हो या ऑथेंटिक डाटा हो, तो फिर हम ये वाली चीजों को भी आर्टिकल हाँ बहुत राइटिंग अच्छा, वगैरह में देंगे ये कि बहुत अच्छा हमारे आपने पास कहा। प्रिंसिपल। जी जी बिल्कुल ठीक है। जी जी बिल्कुल ठीक है, आपने यही मैं चाह रहा था कि बिल्कुल बहुत अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया है कि जैसे हमने कहा ना कि इंसान की अपनी फाउंडेशंस मजबूत हो जाएं, और वो फाउंडेशन सभी इंसान की अच्छी हो सकती है जब इंसान के पास उसूल का नॉलेज हो खास तौर पे। और देखें आपको ना थोड़ा बहुत वैसे पता भी चल जाता है कि आप किसी साइंस के अंदर कितने एक्सपर्ट्स हैं। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जैसे आप देखें कि जब इंसान बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना शुरू कर दे, यानी लॉन्ग किसी साइंस के अंदर अगर इंसान लंबी किताबें पढ़ना शुरू कर दे मल्टीपल वॉल्यूम्स के ऊपर, मिसाल के तौर पर हदीस के ऊपर, और आपको पता चल रहा है कि अब आपको चीजें समझ आना शुरू हो गई हैं, आपकी नॉलेज कंसोलिडेट हो रही है, तो ऐसे मौके पर इंसान को अंदाजा हो सकता है कि अच्छा यार ये एक इशू है, पर्टिनेंट इशू, मुझे इस पर रिसर्च करनी चाहिए। और इंसान जब उन पर रिसर्च करता है तो इंसान को एहसास होता है हाँ यार वाकई मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई यानी जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने प्रोड्यूस की है। तो बहरहाल ऐसे मौके पर इंसान को कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल सकती है कि अब वो काम कर सकता है। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बहरहाल जितनी एहतियात मुमकिन हो उतना अच्छा है। हमारे उलमा कहते हैं, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जब भी स्टार्ट करना हो ना, तो बेहतर है कि सबसे पहले आप स्टार्ट ये करें कि तर्जुमों से स्टार्ट करें। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा कोई लिखना आया हुआ है ना, और आप चाहते हैं मैं कुछ ना कुछ जरूर लिखूं, तो सबसे पहले आप ट्रांसलेशंस शुरू कर दें, कोई अच्छी किताब की ट्रांसलेशन करें। उससे आपको भी पता चल जाएगा कि यार मैं कितना सीरियस हूँ, और मेरी क्वालिफिकेशन कॉम्पिटेंस कितनी ज्यादा है। और फिर अ, इससे इंसान को फायदा हो जाता है, ये नहीं कहने का मतलब है। तो उसके बाद जब देखें कि हाँ आपने मल्टीपल ट्रांसलेशंस कर ली हैं, तो अब जो है आप जो है वो क्या कर सकते हैं, फिर आप उस पर भी जाएं कि अपनी अपनी कोई चीज़, क्योंकि देखें जब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं ना, तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है कि आपने कोई ऐसी चीज़ लिख रहे हो जो पहले किसी ने ना लिखी हो, क्योंकि सुभान अल्लाह आप कोई टॉपिक उठाएं इतना मुश्किल होता है, हर ऑलमोस्ट टॉपिक के ऊपर लोगों ने रिसर्च की होती है। माशाल्लाह इस दौर के अंदर इतना ज़्यादा नॉलेज कंसोलिडेट हो चुका है, और रेडीली हर चीज़ अवेलेबल है, पेपर्स मौजूद है, रिसर्च, यानी बहुत मुश्किल होता है कोई बंदा ये दावा करे कि यार मैंने कोई ऐसी चीज़ के ऊपर लिखा है जो अभी तक किसी ने नहीं लिखा। हाँ कोई बहुत कोई नई फील्ड हो तो आप उसमें कह सकते हैं हाँ यार मैंने जो है वो एक चीज़ जो है वो एक्वायर की है, या मैंने इस एक चीज़ को अप्रोच किया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आर्ग्यू। तो पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली कॉम्पिटेंस हो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को जब इंसान देखता है तो सब इंसान के लिए फिर काफ़ी ईजी होता है डिसीजन मेकिंग करना, वरना तो सीधी सी बात है, हर बंदे का दिल होता है कि वो अपना कोई ना कोई ऐसा काम करे जो दूसरों ने ना किया हो। तो कई दफ़ा ये चीज़ें बैकफायर भी कर जाती हैं, सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ। जी। एनीवन एल्स?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आपने जिस अस्सलाम तरह रहमतुल्लाह। से कहा था, आपने जी जिस तरह से कहा था कि मतलब बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मतलब शौक होता है कि वो दीन का भी पढ़ रहे होते हैं और फिर साथ अपनी वो वाली स्टडी भी मतलब कंटिन्यू करें। तो मतलब अब एक कोई बंदा है जिसको मतलब है कि मेडिकल की फील्ड में भी आगे एक्सेल करे और फिर मतलब दीन वाला भी लेके चले, तो मतलब वो किस तरह से अपनी इस अप्रोच को मतलब रख सकता है, देखिए, ये गलत सारी नहीं है चीजों को अप्रोच। मैं कैसे? सिर्फ ये कह रहा था कि एक्सपेक्टेशंस भी रियलिस्टिक हो ना। ठीक है ना। जी जी, मतलब इसको हम कैसे हाँ, टैकल भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस अगर रियल बताना होने का है। मतलब ये है कि यानी आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए का मतलब ये है। एक्सपेक्टेशंस रियल होने का मतलब ये है कि आप ऐसा करें कि जो यानी जो आपके जो यानी आप जितना टाइम दे सकते हैं ना उसके मुताबिक लेके चले ना। यानी मिसाल के तौर पे होता ये है कि एक बंदे के पास टाइम ही नहीं है और वो बंदा जो है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है मल्टीपल चीजों में। अच्छा, फिर होता ये है कि जब उसका ज़हन होता है, कई दफा ऐसा भी होता है, मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर हमारा दिल है कि हम ये चीज जो है ना छोड़ दें, हम यानी अपनी जो करंट स्टडीज है उनको छोड़ के हम दीन पढ़ना चाहते हैं। वो इतने ज्यादा माशाल्लाह मोटिवेट होते हैं, विच इज फाइन एज वेल एंड गुड एज वेल। लेकिन होता ये है कि कई दफा ये चीजें फिर ना वो अच्छा, कई दफा छोड़ भी देते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो एक्चुअली अपनी स्टडीज को हाफ पे थ्रू छोड़ के चले गए और अल्लाह की तरफ से फिर हुआ ये कि बाद में उन्होंने रिग्रेट भी किया। क्योंकि बहरहाल सीधी सी बात है, इंसान को बाद में रियलाइज होता है, वक्ती तौर पे इंसान को मोटिवेशन तो बहुत होती है, लेकिन बाद में इंसान जब रियलिस्टिकली सोचता है कि यार ये मैंने छोड़ा है, तो कई दफा ऐसा होता है कि वो जो रिलीजियस स्टडीज जिनकी वजह से वो छोड़ रहा होता है वो इतनी ज्यादा, वो इतनी कोई मुश्किल नहीं होती जिसकी वजह से आप समझे कि वो उसके लिए जो है ना मैनेज करना मुश्किल नहीं होता, यानी मैनेज करना उसके लिए मुश्किल होता है नहीं। वो दोनों को मैनेज भी कर सकता है साथ, कई दफा ऐसा होता है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि वो फिर यानी हाई एक्सपेक्टेशंस रख लेता है और फिर उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है कई एतबार से ना। तो बेसिकली सिंपली इसका मतलब यही है कि बस आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें और रियलिस्टिक हो जाएं। और देखिए बार आलिम बनना एक प्रॉपर एक फील्ड है, आपको उसमें सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है। आप उसको इतने आराम से इस तरीके से नहीं कर सकते कि कोई बंदा जो है वो बड़े आराम से बगैर यानी उसके लिए जान मारे और उसके लिए कुर्बानी दिए वो जो है आलिम बन जाए। और मोटी जनरल सी बात है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं। हाँ जी, एक टाइम पे एक सब्जेक्ट इसीलिए स्कॉलर्स ने कहा ना। चले जी 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 मेरा। सर, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। बस ये है कि मतलब मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो मतलब वैसे तो मैं अभी कुछ नहीं पढ़ रही मतलब इसके साथ, लेकिन मतलब मेरा दिल होता है कि मैं एमफिल भी करूँ आगे, और मतलब लेकिन फिर मतलब मेरा ये भी होता है कि मैं दीन के अंदर भी आगे जाऊँ। तो मतलब किस कौन सी चीज को हमें फिर मतलब किसके साथ ही स्टिक रहना चाहिए? मतलब ऑब्वियसली दीन को तो हम प्रायोरिटाइज करेंगे, लेकिन दूसरी वाली फील्ड का भी दिल चाह रहा होता है कि उसको भी पढ़ें, उसमें भी आगे जाएं। देखिए, दोनों चीजें हैं असल में। मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपको देखना है कि आपका जो बेसिकली क्या है, यानी आपकी आपका फ्यूचर में प्लान क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू इन फैक्ट। ठीक है ना। आप क्या करना चाह रहे हैं फ्यूचर के अंदर, बेसिकली वो चीज मैटर करती है ना। तो अगर तो आपने वाकई यही पढ़ना है और आपका प्लान है कि मैंने कोई स्कॉलर बनना है, इस्लामिक स्कॉलर, फिर तो आपको ये चीजें, फिर आपको बाकी चीजें ज़ाहिर है छोड़नी चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मैं दीन का बस मैं अपनी फील्ड में ही रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती ये भी हूँ कि मुझे दीन की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग हो जाए बस, और इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं अच्छी मुसलमान बन जाऊं, या फिर मैं बुनियादी बेसिक लेवल की जो है वो टीचिंग जो है कर सकूं, या समझा सकूं, पढ़ा सकूं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। चले जी, ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका। आखिरी बात बता दूं इंशाल्लाह, वो ये है कि हम इंशाल्लाह, ये मैंने किताब आपके साथ जी उसमें शेयर की है, जो इमाम गजाली का एक रिसाला है, छोटा सा 68 पेजेस का है, वैसे तो ट्रांसलेटेड है। ये मैंने आपके सामने रखा है और मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ। इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अ, ये हम अगली क्लास से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर फिर हमारी बस हमारी कोशिश है, छोटा सा रिसाला है, कोई बड़ा नहीं है। तो इंशाल्लाह हम इसको बड़े आराम से इंशाल्लाह टाइम में, हमारी मेरे ख्याल है 11 क्लासेस, हमारे 3 या 4 से 5 क्लासेस रहती हैं हमारी इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे उसमें ना, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। तो ये जी आपके सामने मैंने खोल दिया है। अच्छा, ये जो बेसिकली रिसाला है, आई होप कि आप लोगों को ये विजिबल है। ये हमारे यहाँ पे ये आपको पता है दावत इस्लामी वाले हैं जो अपने आप को
बरेलवी भी कहते हैं, सुन्नी भी कहते हैं, ये बेसिकली उनकी तरफ से है। तो इनका तर्जमा काफ़ी अच्छा है वैसे, मैंने देखा है। वैसे तो इंग्लिश में भी ये चीज़ मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इंग्लिश के अंदर भी ये चीज़ पहुंचा सकता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इंग्लिश में भी ये चीज़ इंशाल्लाह वो दे दूंगा। मेरे पास इंग्लिश में किताब मौजूद है, अरबी और इंग्लिश की। तो लेकिन हम इंशाल्लाह उर्दू का टेक्स्ट पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो होगा क्या, इस तरह हम पढ़ेंगे इस तरह के आप में से हर स्टूडेंट जो है वो टेक्स्ट पढ़ेगा, ठीक है। और हम लोग इसको टेक्स्ट पढ़ेंगे और यानी बारी बारी, पहले एक स्टूडेंट, फिर सेकंड स्टूडेंट, फिर थर्ड स्टूडेंट, और इस तरह करके फिर अगर कोई चीज़ समझने वाली हुई, कोई जिसमें मैंने ऐड करनी हुई पॉइंट्स, तो मैं ऐड कर दूंगा। इस तरीके से हम ऐसा करेंगे, पूरे किताब का जो टेक्स्ट है, ये मतन है, उसको हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। ये प्लान है। तो ये आप लोग डाउनलोड कर लें उर्दू का भी। अगर आप में से किसी को इंग्लिश वाला चाहिए तो मैं आपको इंग्लिश वाला भी भेज देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इंशाल्लाह अगली क्लास से हम इंशाल्लाह इसको ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसी का कोई सवाल? सर ये लिस्ट आप बताएंगे पहले कौन पढ़ेगा रीडिंग वाइज, मतलब ये या खुद ही आप ये चूज कर मैं इसका लेंगे? तरीका, जी जी, मैं इसका तरीका ये होता है आमतौर पे कि मैं वो जो आपके पार्टिसिपेंट की लिस्ट खोल लेता हूँ, और जो सबसे ऊपर नाम होता है उससे कहता हूँ जी चले आप पढ़े, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, चार, तो इस तरह करके मैं सारों को बताता रहता हूँ। जी अनम, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, नवाज। सर ये सवाल है कि जी कि ये जो बुक आपने शेयर की है और आपने कहा ये दावत इस्लामी वालों की है, तो क्या हम इनको दावत इस्लामी की बुक्स को एज अ रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं या सिर्फ ये वाली ले सकते हैं? असल में इन्होंने तर्जमा किया हुआ है, और इस तर्जमे के अंदर इनकी कई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें ना, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है ना, तो ये देखें क्या करते हैं, ये उसके अंदर वो अपनी एडिशंस भी करते हैं ब्रैकेट के अंदर। मिसाल के तौर पे आगे आएगा वो ए नूर नज़र, और पता नहीं ए नूर, और पता नहीं क्या क्या, इस तरह के वो ना चीज़ें डालते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे महकता महकता मदनी फूल, तो ये अब पता है हर चीज़ के अंदर मदनी फूल जरूर डालते हैं। तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब वो जाहिर है इमाम गजाली ने इसको महकता महकता मदनी फूल तो नहीं कहा हुआ, लेकिन इन्होंने इस तरह करके ना इसके तर्जुमे के अंदर ये चीज़ें डाली हुई हैं। लेकिन वैसे इनका तर्जुमा जो है ना वो अच्छा है, यानी टेक्सचुअल जो इसका जो मतलब है वो माशाल्लाह इन्होंने ट्रांसलेशन अच्छी की हुई है, मतलब किसी बंदे ने। बाकी ये देखें, जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि आगे आएंगी मिसालें काफ़ी ज़्यादा ब्रैकेट के अंदर। तो वहां पे बस मैं आपसे यही कहूंगा कि जो बंदा ट्रांसलेशन पढ़ रहा है वो उस मौके पर लंबी लंबी वो वाली चीजें ना डाले जो इन्होंने डाली हुई हैं। एक मिनट से मैं वो दिखाता हूँ कहाँ पे है, ये देखें, ये पेज नंबर 16 आपके सामने। अब ये देखें ना, हुजूर अनवर नूर मुजस्सम शाह नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। तो इस तरह की चीजें उन्होंने अपनी तरफ से डाली हैं। हालांकि इमाम गजाली ने सिर्फ लिखा है अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, लेकिन आगे ठीक है, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु वज़िनु अअमालकुम क़ब्ल अन तुज़नु, ठीक है ना। तो ये ठीक है। बाकी ये इस तरह की जो चीजें ना, हुजूर अनवर नूर मुजस्सम शाह नबी आदम का फरमाने आली शान है, तो ऑब्वियसली ये आपको ही पता है कि ये इनका एक खास अंदाज होता है। तो बाकी चीजें इसके अलावा जो है वो ठीक है। सर तो इंशाल्लाह इस तरह की जो चीजें आएंगी वो हम उसको वजाहत करते रहेंगे जी साथ साथ। सर, सर इनकेस अगर ये वाली बुक अगर किसी और पब्लिकेशन पे अवेलेबल हो तो है, पॉसिबल है ये वाली मुझे बुक किताब अगर मतलब मुझे असल में बहुत सारे किताब इसमें मतलब मिली नहीं है छपते अभी रहे? तक। मुझे अभी तक इस तरह की पब्लिकेशन मिली नहीं है। एक मिली थी, एक भाई ने, हमने जब मैंने पिछली दफा क्लास पढ़ाई है ना पिछले सेमेस्टर को, तो उनमें से एक भाई ने मुझे बताया कि सर वो है, उसने मुझे उसकी स्क्रीनशॉट भी भेजी है, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं है, उसने कहा मैंने वहां से मंगवाई है। तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, हम इसको पढ़ेंगे, इसी से पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। जी सर। बाकी तर्जमा जिसने भी किया हो, जी जी। इसका मतलब ये नहीं है कि तर्जमा अगर किसी ने किया तो अब हम उस बंदे को रेकमेंड कर रहे हैं या उनके स्कूल ऑफ थॉट को रेकमेंड कर रहे हैं। देखिए जैसे इन्होंने ना अपने इसके अंदर शुरू में, अब इसके अंदर इन्होंने शुरू में देखें यहाँ से, इसे पहले इसे पढ़िए, ये इन्होंने एक मुकद्दिमा या दिबाचा लिखा है। उसके अंदर इन्होंने अपनी इमाम अहमद रजा खान बरेलवी और इनके बारे में, और मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी जो है, जो बापा जानी जिसको ये कहते हैं, अमीर अहले सुन्नत शरीयत तरीकत, उनके बारे में बड़ी तारीफें और बड़ी क्या क्या चीज़ें जिक्र की हुई हैं। ठीक है, हमारा उससे ताल्लुक ही नहीं, हमने उससे, हमसे रेलेवेंट ही नहीं। बल्कि मैं क्या करूँगा कि ये इनका जो है ना वो, हम कोशिश करेंगे कि वैसी चीज़ें मैं आपके साथ वो पीडीएफ, वैसे तो आप ये पीडीएफ रख लें, कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको पता है कि जी इसमें मसले क्या हैं, तो इंशाल्लाह वो कोई मसला नहीं है। बाकी ये है कि इसको इंशाल्लाह हम लोग
अब देखें ना यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, जालिए मुबारक मज़ार पाक इमाम मोहम्मद गजाली, इमाम गजाली का जो मज़ार है या कब्र है उसके उन्होंने ये तस्वीर भी खैर से लगाई हुई। तो बहरहाल ये प्रॉब्लम्स बहरहाल इसमें है। लेकिन वैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इनकी जो ट्रांसलेशन है वो काफ़ी अच्छी है। यानी मैंने चूंकि अरबी भी पढ़ाई है इसकी, तो इसकी मैंने जब तर्जमा देखा, ये मुझे असल में हुआ ये था कि मैं क्या कर रहा था, अरबी से पढ़ा रहा था और मैंने कहा फिर मैं क्या करता था, उसका तर्जमा भी करता था, फिर इंग्लिश में भी बता देता था, तो उसमें टाइम काफ़ी लगता था। तो एक स्टूडेंट ने भेजा कि सर ये चेक करें, ये बड़ी अच्छी है। सर नहीं अच्छी तो नहीं, उसने कहा सर ये चेक करें तर्जमा कैसा है। तो मैंने इसको जब देखा तो मैंने कहा यार ये इन्होंने बहुत अच्छा तर्जमा किया हुआ। तो बाकी ये है कि इन्होंने अपनी चीज़ें डाली हुई हैं, उन चीज़ों का हम इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। जी मैं इंशाल्लाह। इंग्लिश बुक भी शेयर कर दूंगा अक्सर आपके साथ इंशाल्लाह। हम अरेबिक टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, वरना हम अरेबिक टेक्स्ट, मेरी एक क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है 11 सितंबर से। 11 सितंबर से इसी किताब के ऊपर मैं 2 किताबें और पढ़ा रहा हूँ, वो किसी और जगह में पढ़ाने लगा हूँ। ऑनलाइन फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल है। तो आप में से कोई उधर उस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है वो भी कर सकता है। उसमें मैं इंशाल्लाह अरेबिक टेक्स्ट को बुनियाद बनाऊंगा, मेरी कोशिश है। बाकी सर अभी उस मैंने फाइनलाइज नहीं किया कि मैं अरबी में पढ़ाऊंगा या फिर उर्दू में, ये इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। बहरहाल मेरा प्लान है वो किताब पढ़ाने का। उसके अलावा एक और किताब भी है इब्न रजब की, वो भी इंशाल्लाह पढ़ानी है। तो आप में से कोई स्टूडेंट उस क्लास में ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। वो क्लास जो है वो वेंसडे को हुआ करेगी, आ, मेरा ख्याल है 4:30 to 5:30, वेंसडे 4:30 to 5:30, 11 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। तो आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है उस क्लास को तो वो भी कर सकता है। जी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। आप में से कोई अगर उस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो वो वेंसडे को 1 घंटे की क्लास होगी। तो आप में से जो भी उसमें शरीक होना चाहे इंशाल्लाह। ठीक है जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। अब अगली क्लास में इंशाल्लाह आप सब आइएगा तो हम नई किताब का आगाज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।